नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल में हुआ यज्ञ कोरोना भगाने के लिए, जिसमें शामिल हुए सीएम जयराम ठाकुर। नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना वैश्विक महामारी से मुक्ति और विश्व शांति के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर ने 55 लाख गायत्री मंत्र जाप, यज्ञ और हवन किया। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, पर इस यज्ञ में कोरोना रोकने के हर नियम की धज्जियां उड़ाई गई। यज्ञ में 2 गज की दूरी तो दूर, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। आयोजन में मुख्यमंत्री साधे कई लोगों के संपर्क में आए, मास्क गले में ही लटका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया और उस वक्त भी उन्होंने दस्ताने नहीं पहन रखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार नियमों का पालन करने को कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर पूरा विश्वास है। जब भी ऐसी विपदा की घड़ी आती है, हम धार्मिक आयोजन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस संकट के जल्दी समाप्त होने के लिए प्रार्थना करी है। आयोजन में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज और सरवीण चौधरी, प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जामवाल और महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मिधर सूद उपस्थित थे। हिमाचल में गुरुवार को कोरोना वायरस के 37 नए मामले आए हैं। सोलन जिले में सबसे ज्यादा 18, हमीरपुर में 3, मंडी में 4, कांगड़ा में 5, ऊना में 5, शिमला और सिरमौर में एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1341 पर पहुंचा है। राज्य में 362 एक्टिव केस हैं और 979 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। आज होगी सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान एचसी में सुनवाई। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को दी है चुनौती। सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इस याचिका पर आज दोपहर करीब 1 बजे सुनवाई होगी। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके 18 वफादार विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा जारी अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई टाल दी क्योंकि पायलट खेमे ने याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा है। मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे ने पायलट खेमे का प्रतिनिधित्व किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने गहलोत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इस याचिका पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई की, लेकिन बागी खेमे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने की मांग के लिए समय मांगा। गुरुवार को बागी खेमे के वकील हरीश साल्वे ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने के लिए समय मांगा है। शाम करीब 5 बजे असंतुष्ट खेमे ने संशोधित याचिका दाखिल की। उसके बाद अदालत ने इसे 2 न्यायाधीशों की पीठ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। दोनों पक्षों की ओर से अदालत में जाने माने अधिवक्ता पेश हुए। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी थे, तो दूसरी तरफ हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पायलट खेमे की पैरवी कर रहे थे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे। एलएसी और एलओसी भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री चीन से सटी एलएसी और पाकिस्तान से सटी एलओसी दोनों के हालातों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए ये कहा कि मैं 2 दिवसीय लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर लेह के लिए रवाना हो चुका हूं। मैं सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए आगे के क्षेत्रों का दौरा करूंगा। लेह पहुंचकर वे लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और चीन से चल रही डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे।
कोर कमांडर उन्हें चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों की जानकारी भी देंगे। अपने 2 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। अगले दिन यानी कि कल शनिवार को रक्षा मंत्री श्रीनगर का दौरा करेंगे और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के साथ साथ पाकिस्तान से सटी LOC की सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री पहले 3 जुलाई को लेह लद्दाख के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका ये दौरा रद्द हो गया था। उनकी वजह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को एक दिवसीय मौके पर लेह लद्दाख पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का अचानक दौरा कर चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में भारत की दृढ़ता को संकेत दिया था। मोदी ने उन जवानों से बातचीत भी की थी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने जवानों से कहा कि उनकी बहादुरी आगामी समय में प्रेरणा स्रोत बनेगी। जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य 2022 तक यूपी बिहार के सभी ग्रामीण घरों में मिलने लगे नल से पानी पीने का। देश के सभी गांवों के हर घर में 2024 तक नल से पीने का पानी मिलने लगेगा। इसके लिए पिछले साल 15 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, जिसके काम में अब तेजी आई है। PM मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इस अभियान को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इस अभियान की सफलता प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान काम में आई रुकावट की भरपाई अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से शुरू हुए अनलॉक से अब तक 45 लाख ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान रोजाना 1 लाख घरों में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। हालांकि पिछले साल 15 अगस्त को हुई घोषणा के बाद से अब तक 84 लाख ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अभियान की शुरुआत में देश के ग्रामीण इलाकों में करीब 15.50 करोड़ घर ऐसे थे जिनमें पीने का पानी नहीं आता था। इस हिसाब से 2024 तक हर साल 3.2 करोड़ यानी कि रोजाना करीब 88,000 घरों तक नल का कनेक्शन देने की चुनौती है। मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे देश के सबसे पिछड़े राज्यों के गांवों में घर घर नल से पानी पहुंचाना है। मंत्रालय का लक्ष्य है कि घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों के हर घर में 2022 तक नल से पीने का पानी पहुंचा दिया जाए। मंत्रालय का अनुमान है कि बिहार में 2021 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां इस काम में काफी तेजी आ गई है। इस साल 15 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में ग्रामीण इलाकों के 27% घरों तक नल का कनेक्शन दिया जा चुका है, जो 1 साल पहले केवल 1.72% था। उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा गति नहीं पकड़ पाया है ये काम। आंकड़ों के हिसाब से राज्य के ग्रामीण इलाकों में केवल 4.8% घरों तक ही नल का पानी पहुंच पाया है। वहीं सरकार का विशेष फोकस 5 राज्यों के उन 61 जिलों पर है जहां बच्चों में चमकी या जापानी दिमागी बुखार का प्रकोप सबसे ज्यादा है। इनमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र शामिल है। इन जिलों के 3.1 करोड़ ग्रामीण घरों में केवल 9% घरों में ही नल से पानी पहुंच रहा है। सरकार का मानना है कि इस बीमारी के पीछे साफ और स्वच्छ पानी के पीने का अभाव एक बड़ी वजह है। केरल के सोना तस्करी मामले में सीनियर IAS ऑफिसर को केरल सरकार ने किया सस्पेंड। केरल सरकार ने गुरुवार को सोना तस्करी मामले में आरोपियों से कथित रूप से तार जुड़े होने के सिलसिले में वरिष्ठ IAS अधिकारी M शिवशंकर को जांच चलने के बीच सस्पेंड कर दिया। वहीं इस मामले में मुख्य गवाह UAE वाणिज्य दूतावास में तैनात अधिकारी अपने देश रवाना हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शिवशंकर के निलंबन की घोषणा की। शिवशंकर के तार कथित तौर पर मामले के आरोपियों से जुड़े होने की खबरें सामने आई है। उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और IT सचिव पद से भी हटा दिया गया था। मुख्य सचिव डॉक्टर विश्वास मेहता की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को सरकार ने आरोपों की पड़ताल करने और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। सरकार को गुरुवार शाम रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई। विजयन के अनुसार समिति ने पाया कि शिवशंकर ने अखिल भारतीय सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि विभाग स्तरीय जांच जारी है। कुछ दिन पहले भी सीमा शुल्क अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में शिवशंकर से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वियना संधि के तहत छूट प्राप्त वाणिज्य दूतावास का अधिकारी रविवार को यहां से दिल्ली पहुंचा और वहां से एक अन्य उड़ान से संयुक्त अरब अमीरात रवाना हो गया। पाक ने एक बार फिर से किया छलावा। कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस को लेकर नहीं करने दी इस बार बेरोक मुलाकात। पाकिस्तान की कैद में मौजूद कुलभूषण जाधव के लिए भारत को दूसरी बार कॉन्सुलर संपर्क कवायद भी बेनतीजा ही साबित हुई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए गए इस काउंसलर संपर्क के बाद भारत ने इसे छलावा करार देते हुए कहा कि जो मुलाकात कराई गई वो ना तो आबाद थी और ना ही भयमुक्त बातचीत के लिए मुनासिब। पाकिस्तानी रवैये को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के खिलाफ बताते हुए भारत ने न केवल अपना विरोध दर्ज कराया है बल्कि साफ किया कि आज हुए घटनाक्रम की रोशनी में अब आगे का कदम तय किया जाएगा। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के मुताबिक भारत कुलभूषण जाधव के मामले में भयमुक्त माहौल और दखल रहित व्यवस्था के साथ कॉन्सुलर संपर्क की मांग करता रहा है। इस कड़ी में ही 13 जुलाई 2020 को भी पाकिस्तानी पक्ष के सामने बिना शर्त और आबाद कॉन्सुलर मुलाकात का भारत ने अनुरोध किया था। पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि बैठक बिना किसी पाकिस्तानी अधिकारी की उपस्थिति के और भय रहित वातावरण में होनी चाहिए। साथ ही कुलभूषण जाधव और भारतीय कॉन्सुलर अधिकारियों की मुलाकात के दौरान किसी तरह की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुलभूषण जाधव अब भी पाकिस्तान की ही कैद में मौजूद है। दोनों देशों के बीच काफी सलाह मशवरे के बाद 16 जुलाई की कॉन्सुलर मुलाकात तय हुई। भारतीय खेमे के मुताबिक पाक ने भरोसा दिया था कि वो बिना शर्त और बिना किसी रुकावट के ये मुलाकात आयोजित करने पर सहमत है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इसी आश्वासन के बाद भारतीय उच्च आयोग के 2 कॉन्सुलर अधिकारी गुरुवार को करीब 3:30 बजे कुलभूषण जाधव से मिलने पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के मुताबिक ये काफी अफसोसजनक था कि कुलभूषण जाधव और कॉन्सुलर अधिकारियों की मुलाकात के लिए ना तो माहौल ठीक था और ना ही दिए गए आश्वासनों के अनुरूप था। श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय अधिकारी जब जाधव से मिलने पहुंचे तो डराने वाले तेवरों के साथ पाकिस्तानी अधिकारी वहां मौजूद थे। इस बारे में भारतीय पक्ष के विरोध के बावजूद पाक नुमाइंदे कॉन्सुलर अधिकारियों और जाधव के करीब ही बने रहे। इतना ही नहीं, वहां लगे कैमरे से भी ये स्पष्ट था कि कुलभूषण जाधव के साथ होने वाली बातचीत बाकायदा रिकॉर्ड की जा रही थी। मुलाकात कर घर लौटे भारतीय अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में बताया कि जाधव खुद तनाव में थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात के कॉन्सुलर अधिकारियों को संकेत भी दिया। इतना ही नहीं, जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सके इसके लिए लिखित सहमति हासिल करने से भी रोका गया। ऐसे में भारतीय कॉन्सुलर अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में ये निष्कर्ष जताया कि पाकिस्तान की तरफ से कराई गई कॉन्सुलर मुलाकात ना तो सार्थक थी और ना ही विश्वसनीय। पाकिस्तान के इस रवैये पर अपना विरोध दर्ज कराने के बाद दोनों अधिकारियों को लेकर शाम तक भारतीय उच्च आयोग की काली BMW कार इस्लामाबाद के इंडिया हाउस लौट आई थी। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष का ममता सरकार पर निशाना। उन्होंने कहा कि विधायक की जिंदगी यहां सुरक्षित नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा कि जब कोरोना वायरस महामारी से लड़ने का समय है तो ममता बनर्जी राज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी विधायक की संदिग्ध मौत के बाद बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस बीजेपी के लोगों के पीछे पड़ी है। ममता बनर्जी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक विधायक की जिंदगी भी राज्य में सुरक्षित नहीं है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार नाकाम साबित हुई है। कुछ दिनों पहले उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी के एक विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद राज्य की सियासी पारा गर्म हो चुका है। विधायक की संदिग्ध मौत को बीजेपी ने हत्या बताते हुए सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया था। देवेंद्र नाथ रॉय के परिवार ने बताया था कि विधायक को उनके घर से बाइक सवार ले गए थे। सुबह में अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पाए गए। उनका शरीर लटकी हुई अवस्था में और हाथ बंधा हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी साजिश की आशंका जताई। बीजेपी ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। उनके शरीर का वीडियो बनाकर बीजेपी की बंगाल इकाई ने ट्विटर पर पोस्ट भी किया, जिसमें उनकी हत्या का दावा किया गया। मामले में उस वक्त और राजनीति तेज हो गई जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया।
गोरखपुर के कुशीनगर में शौचालय नहीं होने से महिलाओं ने छोड़े घर, शादी से पहले रखी थी निर्माण की शर्त। ससुराल में शौचालय ना होने पर कोई विवाहिता ना घर छोड़ दिया। जी हां, ससुराल में शौचालय ना होने के कारण से कई विवाहिताओं ने घर छोड़ दिए हैं। मामला कुशीनगर में पडरौना ब्लॉक के जगदीशपुर गांव का है, जहां 6 महिलाएं बड़ा कदम उठाते हुए अपने मायके चली गई। महिलाओं का ससुराल निचले इलाके में होने की वजह से बारिश के पानी से भर गया है। साथ ही घर का शौचालय ना होने के कारण उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों के मुताबिक सभी विवाहिताओं की शादी 2 साल के अंदर हुई है। महिलाओं ने शादी से पहले ससुराल वालों के सामने शौचालय निर्माण की शर्त रखी थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि भारी वर्षा में उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसलिए अपने मायके जाने का फैसला किया। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगदीशपुर गांव की महिलाओं का ससुराल शौचालय ना होने के कारण घर छोड़ने की बात सामने आई है। जिला पंचायती राज अधिकारी ने गांव का दौरा कर महिलाओं के ससुराल पक्ष से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का नाम सरकारी सूची में था, उनके यहाँ शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। जिनके यहाँ नहीं बने हैं, उनके लिए शौचालयों का बंदोबस्त किया जा रहा है। उन्होंने गांव में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण शुरू होने का दावा किया। ग्राम प्रधान राम नरेश यादव ने भी कहा कि सूची में नाम ना होने के कारण कुछ घरों में शौचालय नहीं बनवाए गए हैं। पालघर के साधु हत्याकांड की चार्जशीट हुई दाखिल, जिसमें कहा गया अफवाह की वजह से हुई घटना। पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे कोई सांप्रदायिक कारण नहीं है, ये कहा है महाराष्ट्र की सीआईडी ने अदालत में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में। इसी साल अप्रैल में मुंबई से सटे पालघर में हिंसक भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट कर मार डाला था। उस हत्याकांड पर काफी सियासी घमासान भी मचा था। पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में साधुओं को बेरहमी से पीटने वाली भीड़ एक अफवाह के कारण बौखलाई हुई थी। उस भीड़ ने 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी, 35 साल के उनके शिष्य सुशील गिरी और 30 साल के उनके ड्राइवर नीलेश तलगड़े पर इस अफवाह के चलते हमला कर दिया कि इलाके में बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह घूम रहा है। वे साधु मुंबई से गुजरात के सूरत जाने के लिए निकले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जंगल से भीतर के रास्ते से जाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त इस इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैली हुई थी, जिसके चपेट में ये लोग आ गए। वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से इत्तला किए जाने पर चंद पुलिसकर्मी इन्हें बचाने वहां पहुंचे, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड़ के सामने पुलिसकर्मियों की संख्या बेहद कम थी। इन पुलिसकर्मियों के सामने भी भीड़ ने तीनों को पीट कर हत्या कर डाली। पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर भी हमला किया गया। हमले के बाद पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी। करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 128 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इस हत्याकांड के बाद जमकर सियासत हुई और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन सीआईडी की चार्जशीट से ये साफ हो गया कि घटना के पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था। लेकिन बीजेपी ने चार्जशीट में कही गई बातों को मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की मांग की है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। कुछ संगठनों का मानना है कि साधुओं की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर कुछ याचिकाएं भी अदालत के सामने दायर की गई हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में चल रहा है कैश फॉर जॉब स्कैम। मुंबई पुलिस ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर मुंबई नगर पालिका में नौकरी पाने वाले 9 लोगों में से 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माहिम पुलिस ने गलत दस्तावेज जमा करके बीएमसी के सफाई विभाग में नौकरी पाने वाले 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में काम करने के लिए एक एजेंट को 1 से 2 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद उन्हें स्वीपर की नौकरी मिली। जानकारी के मुताबिक मुंबई महानगर पालिका के 4th श्रेणी के कर्मी ड्यूटी पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ उनकी मौत हो जाती है तो उनके बच्चों को मुंबई महानगर पालिका में फिर से नियुक्त किया जाता है। इसी नियम का गलत फायदा उठाकर अविनाश कुंची कुर्वे, आशीष बाबरिया, हरमेश खकरिया और गणेश कुंची कुर्वे ने बीएमसी में रिश्वत देकर नौकरी हासिल की है। अब पुलिस ने इस सब को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें श्रेणी में स्वीपर के रूप में भर्ती किया गया था। ये चारों बीएमसी
के जी वार्ड में कार्यरत थे। बीएमसी के 2 और वार्डों में ये देखा गया कि इस स्कैम के चलते कुछ और लोगों को बीएमसी में नौकरी लगाई गई थी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति की वजह से इन अधिकारियों को बहाल कर दिया गया था। जनवरी 2019 में निगम के आंतरिक ऑडिट में पता चला कि 4 व्यक्तियों ने 10 सितंबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक अपना वेतन लिया नहीं था। जब जांच की गई तो पता चला कि ये चारों एक ही महिला, जिसका नाम दीपिका कांबले बताया जा रहा है, उसके रिश्तेदार के तौर पर बीएमसी में नौकरी पर लगे थे, जबकि इन चारों का उस महिला के साथ कोई नाता नहीं था। इनके द्वारा जमा किए गए सारे दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। पुलिस की जांच में पता चला कि ये चारों मुरुगन कोकोस्वामी नाम के एक एजेंट की मदद से बीएमसी में नौकर पर लगे थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मुंबई के अन्य पुलिस थानों में ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं या नहीं। कांग्रेस ने ये साफ किया कि अब गलती के बाद कोई माफी नहीं। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में कुछ नेताओं पर हो सकती है कार्रवाई। राजस्थान में हुई सियासी उठापटक की कोशिश के बाद सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई से ये संदेश दिया है कि गलती के लिए अब कांग्रेस में कोई माफी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ये संदेश कांग्रेस दूसरे राज्यों के उन नेताओं के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने देने जा रही है जो कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली और कार्य क्षमता पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो लगातार राज्य की गठबंधन सरकार और राज्य से लेकर केंद्र तक के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में जो हुआ उसका सीधा असर अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कुछ नेताओं ने कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद कांग्रेस आला कमान पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं सचिन पायलट की तरफदारी करना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा को महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने उन्हें भी तुरंत पद से हटा दिया। कुछ इसी तरह के तेवर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम लगातार दिखाते आ रहे हैं। राज्य की अपनी पार्टी की महाविकास गठबंधन की सरकार की आलोचना करनी हो या पार्टी के आंतरिक मामलों को सबके सामने लाकर पार्टी की किरकिरी करनी हो, संजय निरुपम लगातार ये काम करते आ रहे हैं। इसलिए अब संजय झा के बाद कांग्रेस के राज्य निरुपम पर भी कार्रवाई की गाज गिरना तय बताया जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी के नेता पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संजय निरुपम को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। वहीं संजय निरुपम की ही तरह मुंबई प्रदेश कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता भी हैं जिनके बयान पार्टी को अक्सर मुश्किल में ला खड़े करते हैं। इनमें मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्ता के नाम भी शामिल है। ऐसे ही नेताओं पर लगाम लगाने के लिए तय किया गया है कि पार्टी या सरकार विरोधी बयान जो नेता देगा उसकी वीडियो क्लिप और पेपर कटिंग सीधे पार्टी को भेजी जाएगी, ताकि उस समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले से ही राज्य का महाविकास गठबंधन की सरकार में कई मतभेद सामने आ चुके हैं, जिससे कई सवाल सरकार की स्थिरता पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान सरकार को मुसीबत और बढ़ा देते हैं। इसलिए कांग्रेस आला कमान ने कुछ नेताओं पर कार्रवाई कर उन नेताओं के मुंह बंद करने का सोचा है जो पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। यूपी में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री ने की बैठक, प्रभावी मॉडल बनाने के दिए गए निर्देश। कोरोना वायरस मामलों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक गुरुवार को सरकारी आवास पर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कोविड-19 मरीजों की निगरानी के सिलसिले में प्रेजेंटेशन दिखाई गई, जिसके बाद बीमारी से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने और मरीजों की निगरानी के संबंध में प्रभावी मॉडल बनाए जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पीजीआई, केजीएमयू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों एवं वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम गठित की जाए। ये टीम कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो गई है। अगले महीने से शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण, पीएम मोदी को भी दिया गया आमंत्रण।
राम मंदिर का निर्माण अगले महीने से शुरू होने की संभावनाएं है और इसकी भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। एक प्रवक्ता ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण के संभावित कार्यक्रम के बारे में फैसला किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष के आधिकारिक प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर आधारशिला रखने के मौके पर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। इस संबंध में 18 जुलाई को बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और मंदिर ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा ने बृहस्पतिवार को अयोध्या का दौरा किया। उनके साथ बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा भी शामिल थे। ये बैठक यहां सर्किट हाउस में विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में हुई और इसमें ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा और बिमलेंद्र मिश्रा शामिल थे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जारी की अपनी रिपोर्ट। दंगों के लिए बीजेपी नेताओं को बताया जिम्मेदार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट पर राजनीति तेज हो चुकी है। फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी नेताओं को रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया गया है। गुरुवार को जारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया। डीएमसी के कार्यकाल में आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान और 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करने वाले एमआर शमशाद ने रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में हिंसा के लिए बार-बार उकसावे का उल्लेख किया गया है। डीएमसी के बयान के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक बीजेपी नेताओं ने सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उकसाने वाले कई भाषण दिए। रिपोर्ट के सामने आने पर बीजेपी ने आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आयोग ने आधारहीन इल्जाम मढ़ने का काम किया है। उन्होंने उसे एक राजनीतिक रिपोर्ट बताया। उन्होंने पूछा क्या इसमें दंगों के संबंध में जेल में बंद पार्षद ताहिर हुसैन का जिक्र किया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी जा चुकी 130 पन्ने की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर भी निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाया गया है। आयोग की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने कहा, हमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की ओर से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कोरोना मामले पर कर्नाटक में राजनीति हुई तेज। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर विपक्ष ने बोला हमला। कर्नाटक में कोविड-19 मामले में लगातार हो रही वृद्धि पर राजनीति तेज हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुल के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रमुख डीके शिव कुमार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना प्रसार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान सरकार की अक्षमता को साबित करता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सरकार क्यों चाहिए जब महामारी का मुकाबला नहीं कर सकती है। सरकार की अक्षमता ने लोगों को भगवान की दया पर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुल के बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण की फैलती संख्या पर केवल भगवान के बचाने की अपील की थी। कांग्रेस के आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुल ने विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि मैंने कहा था कि लोगों के सहयोग के अलावा भगवान को भी हमारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने इसका ये अर्थ निकाला कि श्री रामुल कोरोना वायरस फैलने को लेकर असहाय हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब था कि जब तक टीका नहीं आ जाता भगवान ही हमें बचा सकते हैं। हमारे बयान को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 10 लाख के पार पहुंची। मौत का आंकड़ा पहुंचा 25,000 के पार। गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। गुरुवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर 32,696 नए मामले दर्ज किए थे। देश में कोरोना वायरस से 25,000 से अधिक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
भारत की संख्या वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उच्च विकास दर आ रहे मामलों से और बढ़ रही है। इस महीने इन राज्यों में तेज वृद्धि देखी गई। जून के अंत तक हर दिन इन राज्यों में 400 से 600 मामलों की रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन अब एक दिन में 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 3,31,146 इलाज मरीज के हो रहे हैं, जो देश में बृहस्पतिवार तक सामने आए कुल मामलों के करीब 1/3 है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पहली बार एक दिन में कोविड-19 के 32,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,68,876 पर पहुंची। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से 606 और लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 24,915 हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक नए मामले बृहस्पतिवार को सामने आए और यहां इस समय संख्या 32,695 है। उसने एक बयान में कहा कि सिर्फ 2 राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश में कुल इलाजरत मामलों का 48.15% है। वहीं 10 राज्यों में इलाज करा रहे रोगियों के 84.62% है। भारत का कोविड-19 का पहला मामला केरल में 30 जनवरी को सामने आया था। देश में 1,381 विशेष कोविड अस्पताल, 3,100 विशेष कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और कुल 40,666 आईसीयू बिस्तरों के साथ 10,367 कोविड देखभाल केंद्र बनाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोगपूर्ण रणनीति ने भी कोविड-19 के मामलों को देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित रखा है। बयान में कहा गया है कि केंद्र इन राज्यों को संक्रमण का प्रसार रोकने और कारगर क्लिनिकल प्रबंधन में सहयोग जारी रखे हुए है। बैंकों ने लोन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र को 1.23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किया मंजूर। वित्त मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मेझोल उद्यमों को 1.23 लाख करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। कोविड-19 महामारी से एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंजूर राशि में से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को 15 जुलाई तक 68,311 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मझोल उपक्रमों के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना। 17 जुलाई से अमेरिका और 18 जुलाई से फ्रांस के बीच विमान सेवा को मिल चुकी है मंजूरी। केंद्र सरकार ने फ्रांस और अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जर्मनी और ब्रिटेन के लिए भी उड़ान की जल्द व्यवस्था की जाएगी। एयर फ्रांस 28 उड़ानों का परिचालन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पेरिस के लिए 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच करेगी। वहीं अमेरिकी विमान कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस भारत और अमेरिका के लिए 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 18 उड़ानें भरेगी। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच दैनिक सेवा होगी, जबकि सैन फ्रांसिस्को और दिल्ली के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें भरेगी। पुरी ने बताया कि भारत ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय एयर बबल के मंसूबे पर काम कर रहा है। इसके तहत दिल्ली और लंदन के बीच प्रतिदिन 2 उड़ानें भरी जाएंगी। इस सिलसिले में जर्मनी से भी अपील की गई है। फिलहाल जर्मनी की विमान सेवा कंपनी लफ्थांसा के साथ बातचीत जारी है। कोरोना से इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तस्वीर बदली। अब मोटर इंश्योरेंस से ज्यादा बिक रही है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कोरोना वायरस संक्रमण इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तस्वीर बदल चुका है। अब जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़े पोर्टफोलियो बनकर उभरे हैं। घरेलू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम में हेल्थ सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 36% हुई है। पिछले साल ये 30% थी। अप्रैल-मई 2021 तक ये प्रीमियम राशि बढ़कर 9,122 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इस अवधि के दौरान प्रीमियम था 8,484 करोड़ रुपए। उसके उलट मोटर पोर्टफोलियो यानी वाहन इंश्योरेंस सेगमेंट की हिस्सेदारी घट गई है। पिछले साल जनरल इंश्योरेंस में इसकी हिस्सेदारी 37% थी, लेकिन इस साल ये घटकर 26% हो गई। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के डेटा के मुताबिक इस अवधि में इसकी प्रीमियम राशि 10,511 करोड़ रुपए थी, अब घटकर
जो घटकर अब 6,753 करोड़ रुपए रह गई है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी हुए ढेर। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार सुबह यानी कि आज एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार कुलगाम के नागनाड़ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने बताया कि एक घेरा बनाया गया और संपर्क स्थापित किया गया, जिसके बाद गोलाबारी शुरू हुई। मारे गए आतंकियों में से एक के पास से एक राइफल बरामद की गई थी। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस वर्ष 2020 में अब तक सुरक्षा बलों ने 3 दर्जन से अधिक ऑपरेशनों में करीब 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि इनके 126 से ज्यादा मददगार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2019 में 150 से अधिक और 2018 में 250 से अधिक आतंकवादियों को मारा गया था। मारे गए 92 आतंकवादियों में केवल 35 हिजबुल के ही हैं। संगठन के ऑपरेशनल प्रमुख कमांडर रियाज नायको समेत कई कमांडरों को भी मारा जा चुका है। सोनू सूद ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, डोनेट किए 25,000 फेस। देश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। हर दिन इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब सोनू ने महाराष्ट्र के पुलिस जवानों के लिए 25,000 फेस शील्ड डोनेट किए हैं। ये जानकारी स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया पर दी है। अनिल देशमुख ने ट्विटर अकाउंट पर सोनू सूद के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि मैं हमारे पुलिसकर्मियों को 25,000 फेस शील्ड देने के लिए सोनू सूद जी का धन्यवाद देता हूं। सोनू सूद के इस पहल की जमकर सराहना की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। मालूम हो कि सोनू ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। वो अभी तक हजारों मजदूरों को मुफ्त में उनके घर सुरक्षित पहुंचा चुके हैं। शुरुआत में वो बसों में मजदूरों को उनके घर तक छोड़ रहे थे, लेकिन अब वो ट्रेन और फ्लाइट से मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। सोनू ने कुछ समय पहले टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है ताकि लोग उनसे संपर्क कर सके। हाल ही में सोनू ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के अपने अनुभव पर किताब लिखने का फैसला किया है। सोनू सूद ने कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इन लोगों की मदद करने का जरिया बनाया। मेरा दिल यूं तो मुंबई के लिए धड़कता है, लेकिन इस मूवमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा यूपी, बिहार, झारखंड, असम, उत्तराखंड और ऐसे ही कई राज्यों में भी बस गया है, जहां मैंने नए दोस्त बना लिए हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट्स अपने घर और प्रियजनों के पास नहीं पहुंच जाता। अस्पताल में इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन ने भगवान को किया याद, कहा ईश्वर के चरणों में समर्पित। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव है। बिग बी और अभिषेक अस्पताल में है, वहीं आराध्या और ऐश्वर्या होम क्वारंटीन पर है। बिग बी अस्पताल से भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वो सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अब बिग बी ने भगवान की फोटो शेयर की है। इस फोटो को शेयर करने के साथ लिखा है, ईश्वर के चरणों में समर्पित। बिग बी ने इससे पहले ट्वीट कर 6 तरह के लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी थी। उन्होंने लिखा था, ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले और पराये आश्रय जीने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं, अतः यथासंभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। नानावटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पीआरओ के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत अब पहले से बेहतर है। अमिताभ बच्चन के फैंस उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामनाएं कर रहे हैं। कोई हवन तो कोई पूजा पाठ कर रहा है। जब से अमिताभ बच्चन की ये खबर सामने आई है, हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एक्टर के चारों बंगले, जलसा, जनक, वत्सा और प्रतीक्षा सभी को बीएमसी ने सील कर दिया है। बाहर कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगा दिया है। बिग बी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म गुलाबो सिताबो ओटीटी पर रिलीज हुई है। फिल्म में बिग बी के साथ आयुष्मान खुराना लीड रोल में देखे गए हैं। बिग बी की परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने 34वीं बार जीता खिताब। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से मात देकर 34वीं बार स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब अपने नाम कर लिया है।
फ्रांस के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा के 2 गोलों की मदद से रियल मैड्रिड ने एक मैच शेष रहते हुए ला लीगा का खिताब अपने नाम कर लिया। रियल मैड्रिड की इस जीत के हीरो एक बार फिर करीम बेंजेमा रहे। बेंजेमा के इस सत्र में लीग में 21 गोल हो गए हैं। वो लियोनेल मेसी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बेंजेमा ने मैच के 27वें मिनट में पहला गोल दागकर रियल मैड्रिड को बढ़त दिलाई और फिर 76वें मिनट में दूसरा गोल दागकर टीम को जीत के मुकाम तक पहुंचा दिया। मैच के दौरान रियल मैड्रिड की टीम शुरुआत से ही विरोधी टीम पर हावी होती दिखाई दी। वहीं एक अन्य मुकाबले में ओसासुना ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। बार्सिलोना की इस हार से रियल मैड्रिड ने बिना अगला मैच खेले ही खिताब पर अपना कब्जा सुनिश्चित कर लिया है। रियल मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदाने ने खुशी जाहिर करते हुए इस कोच के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक बताया। रियल मैड्रिड के 37 मैचों में 26 जीत के साथ 86 अंक हैं। वहीं पॉइंट टेबल में बार्सिलोना दूसरे नंबर पे है। उनके 37 मैचों में 24 जीत के साथ 79 अंक हैं। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में आए 2.47 लाख नए केस। अब तक 5.91 लाख हो चुके हैं मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। पिछले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2.47 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,714 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,39 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,91,000 पर पहुंच गई है। हालांकि ठीक हो रहे मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 82 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 50 लाख एक्टिव केस हैं और इनका इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 36.93 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हुए हैं, जबकि 1,41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 940 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में संक्रमण के मामले 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 76,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसके बाद भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर भी केस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर बात करें कुल आंकड़ों की तो 10,05,637 यहाँ पर कुल आंकड़े हैं और मौतें 50,609 हो चुकी हैं। चौथे नंबर पर है रूस। यहाँ पर 7,52,797 केस हो चुके हैं और मौतें 11,937। नेपाल में सत्ता साझेदारी पर समझौते के लिए ओली प्रचंड की बैठक निकली बेनतीजा। कल प्रधानमंत्री के भविष्य का फैसला हो सकता है। नेपाल में सत्ता साझेदारी पर नए समझौते के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी प्रमुख पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच गुरुवार को हुई बातचीत बेनतीजा निकली। सत्तारूढ़ पार्टी की 45 सदस्यीय स्थायी समिति की एक अहम बैठक की पूर्व संध्या पर पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच ये बातचीत हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद से इस्तीफा देने या एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने दोनों से ही इनकार कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष ओली प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने गुरुवार को बालूवाटर में प्रधानमंत्री आवास पर एक अनौपचारिक बैठक की। स्थायी समिति के सदस्य गणेश शाह ने कहा कि हालांकि तीनों नेता किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे, इससे पहले प्रधानमंत्री ओली और असंतुष्ट समूह का नेतृत्व कर रहे प्रचंड अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। हाल के हफ्तों में कम से कम 8 दौरे की वार्ता होने के बाद भी सत्ता साझेदारी पर पहुंचने में ओली और प्रचंड नाकाम रहे। शुक्रवार को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के राजनीतिक भविष्य पर निर्णय होने की संभावना है। ओली ने आरोप लगाया है कि भारत की मदद से उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से अगले महीने आ सकती है खुशखबरी। सितंबर में दूसरे देशों में होगी सप्लाई। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक तौर से कमर तोड़ दी है। बड़े बड़े देशों ने भी कोरोना के खतरे के आगे अपने अपने घुटने टेक दिए। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे समय में सभी की निगाहें बात पर टिकी है कि कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर वैक्सीन की खबर जल्द आएगी। इस उम्मीद के बीच रूस से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस में वैक्सीन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है कि इस महीने के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। रूस में वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। 38 लोगों पर पिछले 1 महीने तक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया।
वैक्सीन के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये उपयोग के लिए सुरक्षित है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। हालांकि उस प्रतिक्रिया की ताकत अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही जानकारी है कि रूस इस साल घरेलू इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के करीब 3 करोड़ डोज बना लेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए 170 मिलियन डोज बना लिए जाएंगे। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रिक ने बताया कि अगले महीने अगस्त में फेज 3 में कुछ हजार लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने समाचार एजेंसी को बताया कि वर्तमान नतीजों के आधार पर रूस में अगस्त इसे मंजूरी मिल जाएगी, वहीं दूसरे देशों में सितंबर में मंजूरी मिल जाएगी। ये दुनिया की पहली वैक्सीन होगी जिसे मंजूरी मिलेगी। वहीं दुनिया की 138 कंपनियां प्री क्लिनिकल स्टेज पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। फेज 1 में 17 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। फेज 2 में 9 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और 3 वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में चल रहा है। इनमें से वैक्सीन बेचने की मंजूरी अभी किसी को भी नहीं मिली है। मार्केट में वैक्सीन सेल करने की मंजूरी लेने के लिए इन्हें 6 फेज तक पहुंचना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कितने फेज होते हैं ट्रायल में। पहला रिसर्च, दूसरा प्री क्लिनिकल ट्रायल, तीसरा क्लिनिकल ट्रायल, चौथा मंजूरी, पांचवा उत्पादन और छठा क्वालिटी कंट्रोल। अभी तक ज्यादातर कंपनियां तीसरे फेज क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंची हैं। क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 100 से कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे चरण में सैकड़ों और तीसरे चरण में हजारों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वाली वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने अपनी ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में मसूद का नाम जोड़ा है। मुफ्ती नूर वली मसूद को अनुवर्ती 2368 के पैराग्राफ 2 और 4 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का स्वागत किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। ट्वीट में कहा गया, ये स्वागत करने वाली खबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वाली मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। सितंबर 2019 संयुक्त राज्य अमेरिका ने नूर वली को आतंकवादी घोषित किया था। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान के रूप में भी जाना जाता है, कई आत्मघाती विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इन मामलों में सैकड़ों नागरिकों को मार डाला है। नूर वली, जिसे मुफ्ती नूर वली मसूद के नाम से भी जाना जाता है, को जून 2018 में पूर्व तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नेता मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नेता बनाया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार नूर वली के नेतृत्व में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में कई घातक आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है। अंतरिक्ष यान ने सूर्य की ली सबसे नजदीकी तस्वीरें, हर जगह दिखाई दे रही है आग की लपटें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यान ने सूर्य की अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीरें ली है, जिनमें हर जगह छोटी छोटी अनगिनत आग की लपटें उठती दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान सोलर ऑर्बिटर द्वारा ली गई पहली तस्वीर बृहस्पतिवार को जारी की। ये यान फरवरी में केप कैनरवेल से रवाना हुआ था। इसने जब तस्वीरें ली तो उस समय ये सूर्य से लगभग 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि धरती और सूरज के बीच लगभग आधे रास्ते में था। यान द्वारा ली गई सूर्य की इन तस्वीरों में हर जगह छोटी छोटी अनगिनत आग की लपटें उठती दिखाई देती है। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी परियोजना वैज्ञानिक डेनियल मुलर ने कहा कि टीम ने आग की इन लिपटों को कैंप कारियस नाम दिया है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल अभियान को खराब मौसम के कारण फिर स्थगित कर दिया गया है। इसका प्रक्षेपण जापान से किया जाना था। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने कहा कि यूएई के मंगलयान का नाम अमल या उम्मीद है, जिसे जापान के H-2A रॉकेट के जरिए बुधवार को दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाना था, लेकिन इसे शुक्रवार तक के लिए स्थगित किया गया था। अब बुधवार को इसे फिर से स्थगित कर दिया गया, लेकिन कब तक ये तारीख नहीं बताई गई है। मित्सुबिशी का H-2A रॉकेट यूएई के यान को अंतरिक्ष में ले जाएगा। मंगल ग्रह पर पहुंचना वैज्ञानिकों की सबसे खूबसूरत कल्पनाओं में शुमार रहा है, लेकिन कई मिशन वहां पहुंचने से पहले नाकाम हो चुके हैं और 50% से ज्यादा मिशन विफल भी हैं। केवल अमेरिका मंगल तक अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पहुंचा पाया है। वो 1976 में वाइकिंग्स में शुरुआत करके 8 बार ऐसा कर चुका है। नासा के इनसाइट और
क्यूरियोसिटी इस समय मंगल पर है। 6 अन्य अंतरिक्ष यान केंद्र से ग्रह का अध्ययन कर रहे। इनमें से 3 अमेरिका, 2 यूरोप और 1 भारत का है। अमेरिकी सांसदों ने ट्विटर अकाउंट हैक के मुद्दे पर डोर्सी से विवरण देने को कहा। अमेरिकी सांसदों ने गुरुवार को ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी से एक दिन पहले अमेरिका की बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक होने की घटना का विवरण देने को कहा है। अमेरिकी सीनेट के कई सदस्यों ने ट्विटर अकाउंट हैक मुद्दे पर डोर्सी को पत्र लिखकर ब्रीफिंग करने की मांग की है। सीनेटर रोजर विकर ने लिखा, ट्विटर अकाउंट हैक की घटना के प्रभाव और ट्विटर की आंतरिक कमियों के कारण इसे रोकने में विफल होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला जाना जरूरी है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल जो बिडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स समेत अमेरिका के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट गुरुवार को हैक कर लिए गए थे। इन अकाउंट से कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी में दान करने को कहा गया था। ट्विटर ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और इससे संबंधित जानकारी जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने लगाया आरोप, रूस ने चुराया है कोविड-19 का वैक्सीन रिसर्च। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के रूस पर आरोप लगाए गए हैं कि वो दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना वायरस के वैक्सीन अनुसंधान चुराने की कोशिश कर रहा है। वायरस ने 5,85,000 से अधिक लोगों को मार दिया है। 13.6 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हैं और पिछले साल के अंत में इस वायरस से उभरने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपंग कर दिया है। दुनिया की उम्मीद इस समय वैक्सीन पर टिक गई है। इधर ब्राजील ने भी घोषणा की है कि ये 2 मिलियन पुष्ट मामला को पार कर गया है। ब्रिटिश मीडिया ने गुरुवार को बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक परीक्षण ने अपने प्रोटोटाइप वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, लेकिन घंटों बाद ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने कहा कि APT20 नामक एक हैकिंग समूह ने मूल्यवान बौद्धिक संपदा की चोरी करने के लिए वैक्सीन अनुसंधान करने वाली ब्रिटिश प्रयोगशाला को टारगेट किया था। एजेंसी ने कहा कि ये लगभग निश्चित है कि APT29 रूसी खुफिया सेवाओं का हिस्सा है और इसके शोधकर्ताओं का लक्ष्य कोविड-19 वैक्सीन अनुसंधान पर जानकारी एकत्र करना है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सभी ने संयुक्त सुरक्षा सलाहकार में रूस पर आरोप लगाया। मॉस्को ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के साथ ये कहते हुए किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। रूस का इन प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। ये विवाद तब आया जब एक टीका की आवश्यकता को ब्राजील के साथ एक बार फिर रेखांकित किया गया, जो दुनिया का दूसरा देश ऐसा है जो कोरोना को बुरी तरह से झेल रहा है। यहाँ 2 मिलियन कोरोना वायरस मामले सामने आ चुके हैं। देश में दर्ज होने वाली मौतों की संख्या अब 76,000 से भी अधिक हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बाद थाईलैंड में हुआ पहला बड़ा इवेंट, बैंकॉक मोटर शो की हुई शुरुआत। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में अभी भी बड़े इवेंट शुरू नहीं हो पाए हैं। ज़्यादातर देशों में एक साथ कई लोगों की भीड़ जुटने पर रोक है और इसलिए इस तरह के इवेंट स्थगित कर दिए गए हैं या फिर रद्द हो चुके हैं। इस बीच थाईलैंड ने अपने वार्षिक ऑटो शो की शुरुआत कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े ऑटो शो में से एक बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की शुरुआत 14 जुलाई से हुई। दुनिया भर में इस तरह का ये पहला बड़ा इवेंट माना जाएगा। हर साल आयोजित होने वाले ये मोटर शो इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 बार स्थगित करना पड़ा था, लेकिन देश में इस संकट पर नियंत्रण हासिल करने के बाद आखिरकार ये इवेंट आयोजित हो सका। ये मोटर शो 12 दिन तक चलेगा। हालांकि वायरस के खतरे के मद्देनजर आयोजकों ने सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। ऑटो शो में होने वाले हर व्यक्ति के तापमान की जांच की जा रही है और साथ ही उन्हें अपने मोबाइल से चेक इन और चेक आउट करने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि कांटेक्ट ट्रेसिंग की स्थिति में मदद मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो में आ रहे लगभग सभी लोग मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंच रहे हैं ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। वहीं आयोजकों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए वेटिंग स्पॉट भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी कंपनी के बूथ में एक वक्त से ज्यादा लोग ना जुट सके। थाईलैंड में पिछले लगभग 7 सप्ताहों से वायरस लोकल ट्रांसमिशन के मामले नहीं आए हैं और इसको देखते हुए देश ने इस तरह के इवेंट को आयोजित किया। लगभग 7 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 3,200 के करीब मामले आए हैं, जिनमें से भी 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 58 लोगों की इस वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। मारुति सुजुकी ने 1.35 लाख वैगन आर और बेलोनो गाड़ियां करेंगी रिकॉल, फ्यूल पंप में खराबी की आशंका। मारुति सुजुकी लगभग वैगन और बेलोनो मॉडल की 1.35 लाख पेट्रोल गाड़ियों को रिकॉल करेगी। मारुति सुजुकी ने बुधवार के कहा
मारुति सुजुकी ने बुधवार को कहा कि वो 15 नवंबर 2018 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 के बीच वैगन आर पेट्रोल गाड़ियों को वापस लेगी। इसके साथ ही 8 जनवरी 2019 से लेकर 4 जनवरी 2019 के बीच बनी बेलेनो गाड़ियों को भी वापस लिया जाएगा। दोनों मॉडल की कुल 1,34,885 गाड़ियों को रिकॉल किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि वैगन आर की 56,663 यूनिट्स और बेलेनो की 78,222 यूनिट वापस ली जाएगी। इनके फ्यूल्स पंप में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसी किसी भी खराबी को मुफ्त में ठीक करके गाड़ी ग्राहकों को दे दी जाएगी। धन्यवाद। आगे की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।